सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। जो आज बायोलॉजी का टॉपिक हम लेकर आए हैं, उस बायोलॉजी के टॉपिक में हम बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद की। मादा युग्मकोद्भिद। देखिए, मादा युग्मकोद्भिद जो है इंग्लिश में कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अभी जो डिस्कस करना है वो हमें ये डिस्कस करना है। देखिए, हमने पढ़ा था कि जब मेगा स्पोर्स बनते हैं, यानी कि मेगा स्पोर गैमेटोफाइट वाली कंडीशन होती है, तो उस पीढ़ी में ऐसा होता है कि जो मेगा स्पोर है वो मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक छोटा सा रफली डायग्राम जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसी को लेके आई हूँ। हमने कहा था कि जो अंदर एक सेल होती है जो कि मेगास्पोर मदर सेल होती है, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ये कोशिका अन्य कोशिकाओं से असामान्य रूप से बड़ी होती है। फिर इसमें क्या होता है, ये विभाजन होता है, तो ये दो से फिर ये 4 में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब देखिए, जब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की बात कर रहे हैं, यानी कि MMC की बात कर रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से कितने 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, 4 अगुणित गुरु बीजाणु। ठीक है, क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड बनेंगे, अगुणित बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे। और ये जनरली क्या होते हैं, एक लीनियर फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये आपस में ये एक रेखिक क्रम में लगे हुए होते हैं। एक सीधी रेखा कह सकते हैं एक तरीके से, तो रेखिक क्रम में ये लगे हुए होते हैं, लीनियर सीक्वेंस होता है इनका। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, चूंकि देखिए क्या है, 4 हैं। अब इनमें से जो सबसे नीचे वाला होता है, चीजें नोट करते चले जाइएगा, जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे नीचे वाला मेगास्पोर, नीचे वाला मेगास्पोर क्या होगा, पूरा ही लिखती हूँ, चलिए। मेगास्पोर क्या होता है, क्रियाशील होता है, यानी कि फंक्शनल होता है। बात को समझिएगा, ये 4 बन रहे हैं, 4 में जो सबसे नीचे वाला है वही क्रियाशील होता है। ठीक है, और जबकि इसके, अब ये मान लीजिए, जैसे हमने यही वाला एक बार फिर मैं दिखाती हूँ, मान लीजिए ये 4 हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला क्या होगा, क्रियाशील होगा। बाकी ऊपर कितने बचे, 3। बाकी के जो 3 होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, यानी अपविकसित हो जाएंगे, अविकसित हो जाएंगे, एक टाइम बाद खुद ही इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। तो बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब जो ये डीजेनरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो फंक्शनल है, अब हमें 2 तरीके के मेगास्पोर दिख रहे हैं, 4 में से एक ही है जो फंक्शनल है, बाकी 3 क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। अब जो ये फंक्शनल है यही डेवलप होगा, और यही डेवलप होने के बाद क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, या जो हमने पढ़ा था, जिसको हम कह रहे थे जो भ्रूण कोश है, वो भ्रूण कोश का ये निर्माण करेगा, यानी कि एम्ब्रियो सेक बनाएगा। मैं फिर से एक बार बीजांड का चित्र दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, ये है एम्ब्रियो सेक। वही जो एक फंक्शनल है, लास्ट फंक्शनल जो है, वो क्या करेगा, इस एम्ब्रियो सेक का निर्माण करेगा। 4 में से जो एक बचा है वो, यानी कि भ्रूण कोश का है, वो निर्माण करेगा। आगे बात समझ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जो बीजांड की जितनी सेल्स होती हैं, सारी की सारी सेल्स हमने पढ़ा है या हम जानते हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। क्योंकि जब ये फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो उस समय डिवीजन जो होता है वो होता है समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है। अब उस माइटोसिस डिवीजन के बाद क्या बनते हैं, जितने गुरु बीजाणु बन रहे थे वो सारे के सारे क्या थे, हमारे हैप्लॉइड थे, यानी अगुणित थे। तो जितना फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। आ रही है बात समझ। बीजांड की कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि जो आप बीजांड ओव्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी सारी कोशिकाएं तो डिप्लॉयड होती हैं। लेकिन जब फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो वो किसके द्वारा बन रहा है, 4 हमने अभी तो देखे यहाँ पर रफली, ये 4 क्या बन रहे हैं, ये
चार में डिवाइड हो रहा है, तो ये चार क्या बन रहे थे, मेगास्पोर बन रहे थे, और ये चारों के चारों क्या थे, अगुणित थे। अब बात करेंगे कि किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, आगे बात समझ, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब ये तो स्पोर्स हमने देख लिए। अब देखिए जो भी फंक्शनल है वो फंक्शनल गैमेटोफाइट मैं यहां से एक बार दिखा रही हूं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 में विभाजन हुआ, 2 से 4, 4 से 8 बन गए हैं, और फिर इस तरीके से क्या हो गया है, सेपरेशन जैसा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसे समझने से पहले देखिए क्या है, जो भी फंक्शनल मेगास्पोर होता है यानी कि क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है, वो न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन से विभाजित होगा और 2 केंद्रकों का वो निर्माण करता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये क्या हो जाएंगे, 2 विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, जैसा हमने चित्र में दिख ही रहा है। ये कहाँ चले गए, 2 अलग अलग ध्रुवों की ओर चले गए। अब देखिए अगर ये 2 ध्रुवों की ओर चले गए हैं तो जो नए बने 2 केंद्रक होंगे उनमें से एक गुरु बीजांड के जो बीजांड द्वार है उसकी ओर चला जाएगा, दूसरा कहाँ चला जाएगा, चलाजा की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी फिर से मैं एक बार ये वाला चित्र आपको दिखाती हूँ। एक कहाँ चला जा रहा है, इसको देखिए, एक कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और एक नीचे वाले भाग की तरफ आ जाएगा। आगे बात समझ। अब देखिए जब इसमें डिवीजन हो गया, माना कि ये ध्रुवों की ओर जाना शुरू हो गए हैं, अलग अलग दिशा में जाना शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जो ये अरेंजमेंट होता है इसे कहा जाता है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस हैं, 2 केंद्र की हैं, तो 2 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश अवस्था इसको बोला जाता है। अब फिर क्या होता है, क्योंकि 2 अलग अलग सिरों पर जाने के बाद हर सिरे की ओर से केंद्रक फिर से विभाजित होता है। ये देखिए यहाँ पर डिवीजन, ये 2 में हुआ, 2 से 4 में हुआ, यहीं पे भी ऐसी अवस्था आएगी, ये 2 में, 2 से फिर ये किसमें, 4 में। अब ये ऐसी स्थिति में दोनों सिरों पर 2-2 केंद्रकों में एक बार फिर से विभाजन के बाद ये क्या हो जाएगा, यानी कि कितनी बार विभाजन हुआ, 1, 2 और 3 बार यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन हुआ, यानी कि समसूत्री विभाजन हुआ, जिसकी वजह से हर सिरे पर जो न्यूक्लियस हैं वो न्यूक्लियस के नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। ठीक है, अब ये जो 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो हर सिरे पर मतलब हर सिरे पे 4-4 हमें क्या मिल रहे हैं, न्यूक्लिएट मिल रहे हैं, केंद्रक मिल रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, चतुष्केंद्रकी। 4 मिल रहे हैं तो इसलिए चतुष्केंद्रकी। अब जब फिर से विभाजन हो रहा है, फिर से विभाजन होने के बाद यहाँ पर 4 और 4 कितने मिल गए, 8 मिल गए। तो इसके कारण हर सिरे पर केंद्रकों की संख्या, जैसे यहाँ पर 4 थी, देखिए यहाँ 2-2 थी, यहाँ 4-4 हो गई है। तो इस अवस्था में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए, 4 और 4 8। तो ये क्या हो जाएगा, अष्टकेंद्रकी, यानी कि 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, अब देखिए जो हेप्लॉइड मेगास्पोर है उसके न्यूक्लियस में 3 बार सूत्री विभाजन हुआ, 1, 2 और 3। 1 से कितने में आया, 2, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है वो कंपल्सरी फॉर्म में फ्री न्यूक्लियर होता है। यानी कि क्या मीनिंग हुआ इसका, फ्री न्यूक्लियर का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो डिवीजन के तुरंत बाद यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। जनरली क्या होता है, जब केंद्रक डिवाइड होता है तो उसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये 8 वाली अवस्था में आता है, यहाँ नहीं बना भित्ति, लेकिन जब ये 8 वाली अवस्था में आता है तो उसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और अब यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये वाले जो टर्म है, जब इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, वो सेल वॉल नहीं बन रही है, मेम्ब्रेन नहीं बन रही है, तो वो फ्री न्यूक्लियर स्थिति कही जाती है, यानी कि उसको टर्म दिया गया है। अब देखिए एम्ब्रियो सैक की बात करें। अब यहाँ पर ये क्या होता है, जब ये विभाजन आगे बन गया, 4 केंद्रक यहाँ पर आ गए हैं, तो कुल 8 न्यूक्लियस में से 6 के चारों ओर, ध्यान से सुनिएगा, जितने ये 8 केंद्रक बने हैं उनमें से 6 के चारों ओर एक स्पष्ट रूप में, यानी कि बिल्कुल क्लियर फॉर्म में एक भित्ति बन जाती है, और ये पूर्ण कोशिका के रूप में धीरे धीरे यहाँ पर अरेंजमेंट में आ जाती है। लेकिन भ्रूण कोश के बीच में स्थित जो 2 केंद्रक होते हैं, ये 2 केंद्रक जो होते हैं
यानी कि ये और ये टोटल हैं तो 8 ही। तो ये जो 2 केंद्रक होते हैं, ये 2 केंद्रक जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर, इसको अब आप यहां से देखिएगा, इनको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इसे सेंट्रल सेल में ये कहाँ स्थित होंगे, जो ये पोलर न्यूक्लियाई करवा पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित होते हैं, तो सेंट्रल सेल में स्थित होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे एग एपरेटस की बात करें तो इसमें ये होता है कि जो बीजांड द्वार की तरफ एग का निर्माण, ध्यान में रखिएगा, इधर वाले सेल्स का जब डिवीजन होता है, यानी कि बीजांड द्वार वाली सेल्स ये हैं और जो चेलाजा है उसके वाली ये वाली है, ठीक है। तो जो बीजांड द्वार है, उस बीजांड द्वार मतलब जो ये एग सेल्स बनेंगी, इसके साथ आपको ये 3 दिखाई दे रही हैं। ये वाली सेल जो होती है अंडकोशी, अंड होता है, और बाकी ये दोनों क्या होती हैं, सिनर्गिड सेल्स होती हैं, यानी कि सहायक कोशिकाएं होती हैं। इसकी कितनी सहायक कोशिकाएं हुई, 2 सहायक कोशिकाएं हुई। तो जब यहाँ पर एक तरीके का क्या कहना चाहिए कि जब सहायक जो कोशिकाएं होती हैं बीजांड द्वार के, एक स्पेशल तरीके का यहाँ पर इनमें थिकनिंग हो जाती है, और जिस वजह से एक फिलीफॉर्म, यहाँ पर ये जो थिकनिंग लग रही है, सूजन सी कह सकते हैं समझने के लिए, तो ये फिलीफॉर्म यहाँ पर एक तरीके का एपरेटस बन जाता है, ठीक है। ये नीचे की ओर जो आपको ये झालर जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस बन जाता है। और फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम होता है कि जब पॉलिन ट्यूब है, पॉलिन ट्यूब को कहां पर, सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए एक दिशा प्रदान करने का वो काम करता है। सहायक कोशिकाएं यानी कि ये जो सिनर्जिक सेल्स होती हैं, ये क्या करेंगी कि बीजांड जो है यानी कि ओव्यूल जो है, यहाँ से पोषक पदार्थों का अवशोषण करेंगी, फिर उस पॉलन ट्यूब को आकर्षित करने वाले एक विशेष तरीके के रसायनों का स्राव करेंगी, और वो पॉलन ट्यूब क्या होगी, पहुंच जाएगी। अब देखिए दूसरी बात करें, जो ऊपर वाला डिवीजन हुआ, इनको बोला जाता है, जो चेलाजा वाले सेक्शन की ओर है, ये वो वाली सेल है, इनको बोला जाता है एंटीपोडल सेल, ये प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, नाम तीनों ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या है कि जो हम प्रतिव्यासांत की बात कर रहे हैं, इनमें एक सेल ऐसी आती है, यानी जब ध्रुवीय केंद्रक कभी कभी आपस में फ्यूजन कर लेते हैं और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने की भी काम करने का, ये जो ध्रुवीय केंद्रक की बात कर रही हूँ, पहले इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये तो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। अब ये ध्रुवीय केंद्रक कई बार इनमें फ्यूजन जैसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जो एम्ब्रियो सैक है, जब वो परिपक्व होता है तो वो 8 न्यूक्लिएटेड होता है, और उसमें 7 सेल्स होती हैं, यानी कि 7 कोशिकीय होता है। तो इस तरीके के भ्रूण पोष को बोला जाता है, मैं यहीं लिख दे रही हूं, इस तरीके के भ्रूण पोष को बोला जाता है मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक भ्रूण पोष, क्या लिख रही हूं, भ्रूण कोश, ठीक है। एम्ब्रियो सेक की बात कर रहे हैं। अब देखिए जब एम्ब्रियो सेक की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा, क्योंकि एक भ्रूण पोष का पूरा चित्र दिखाया है कि वो किस तरीके से डिवीजन होता है और किस तरीके से वो सेल्स आगे बढ़ती हैं, और उसके बाद कौन सी सेल्स डिजेनरेशन वाली फॉर्म में आती हैं। अब देखिए छोटा सा एक और टॉपिक है जो इसमें ले रहे हैं, वो ये है कि जो एम्ब्रियो सैक होते हैं, यानी कि जो भ्रूण पोष होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं। अभी हमने मोनोस्पोरिक स्पोरिक की बात की, तो उस मोनोस्पोरिक के बेस पर बता रही हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए मोनोस्पोरिक या अलग अलग जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए मोनोस्पोरिक कौन से होते हैं, पहले मोनोस्पोरिक की बात कर लेते हैं। मोनोस्पोरिक, देखिए जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का, तो एकमात्र जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल फॉर्म में होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की अवस्था बोली जाती है पॉलीगोनम, क्या कही जाती है, पॉलीगोनम, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, अभी जैसा हमने बोला, इसमें 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय भ्रूण कोश, कोशिकीय लिख दूं,
भ्रूण कोश कैसा होता है? मोनोस्पोरिक होता है। तो मोनोस्पोरिक को आप ऐसे समझाएंगे। दूसरी बात, अगर ये मोनो है तो अगला बाइस्पोरिक भी होगा। ठीक है, कैसा होगा? बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक समझ ही रहे हैं, दो है, यानी कि एक इसमें एक्टिवेट हुआ था गुरु बीजाणु, समझ रहे हैं, एक ही तो फंक्शनिंग में आया था, बाकी 3 डीजेनरेट हो गए थे। एक क्या रहा था? क्रियाशील रहा था। यहां पर क्या रहेंगे? 2 गुरु बीजाणु ऐसे होते हैं जो भ्रूण कोश के निर्माण में भाग लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके के क्या कहे जाते हैं? बाइस्पोरिक। समझ में आ गया? ठीक है। अब बाई की बात की है तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं? टेट्रास्पोरिक की भी बात कर लेते हैं। टेट्रास्पोरिक मतलब जब इस तरीके के भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो 4 जो गुरु बीजाणु हैं, 4 गुरु बीजाणु उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इस तरीके के भ्रूण कोश के निर्माण के समय 4 बीजाणु वहां पर, गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर वहां पर पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं? अलग अलग टर्म कहे गए हैं। तो जो हमने पढ़ा, अब आप समझ गए होंगे कि वो हमने कौन सा पढ़ा है? मोनोस्पोरिक। क्यों पढ़ा है? क्योंकि 4 गुरु बीजाणु बने थे, लेकिन उन 4 गुरु बीजाणु में से केवल एक ही भ्रूण कोश के निर्माण में यहाँ पर भ्रूण कोश के निर्माण में यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए मोनोस्पोरिक। जब 2 गुरु बीजाणु इन्वॉल्व होते हैं तो वो बाइस्पोरिक, जब 4 इन्वॉल्व होते हैं वो टेट्रास्पोरिक। समझ आ गई बात? तो ये फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही था। तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर जल्दी मिलेंगे। आप सभी का लगातार देखते रहने के लिए, नोट्स बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।